जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल सफ़र सिविल सर्विस पे। जैसे कि आपको पता है कि 72वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसका फॉर्म 7 मई से ही डलना शुरू हो गया। लेकिन कुछ कारणवश मेरा तबीयत अस्वस्थ होने के कारण मुझे काफ़ी तेज़ी ज़ोरों से एक वायरल फीवर हो गया था, जिसमें लगभग मुझे रिकवर करते करते 1 सप्ताह हो गए। इसी कारण थोड़ा मैं लेट वीडियो बना रहा हूं, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि लास्ट डेट क्या है, कितना पैसा लगता है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, कितनी वैकेंसी है, इन सारी टॉपिक पे बातें करेंगे। आइए, इसमें नंबर 1 क्या रहेगा कि लास्ट डेट क्या, इस पे चर्चा करेंगे। प्रीलिम्स एग्ज़ाम कब होगा, इस पे भी चर्चा करेंगे। कितना सीट है, साथ ही साथ योग्यता क्या है, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, उम्र सीमा क्या है, शारीरिक क्षमता क्या है, शुल्क कितना लगेगा, प्रारंभिक परीक्षा की संरचना क्या होगा और ऑनलाइन कैसे करें, सब पे हम बातें करेंगे। तो पहला सवाल उठाते हैं आपका कि लास्ट डेट क्या है। तो एक शॉर्ट रील के माध्यम से आपको देखने को मिला होगा कि अरे बाप रे, इतना जल्दी 72वीं बीपीएससी नोटिफिकेशन आउट, जिसमें कि आपने आवेदन शुरू हो गया है 7 मई से और लास्ट डेट है 31 मई तक। तो लास्ट डेट कब हो गया? 31 मई 2026। तो पहले प्रश्न के हमने उत्तर देखा कि लास्ट डेट है 31 मई 2026। अब अगला प्रश्न था दूसरा नंबर। ये प्रश्न आप लोगों के द्वारा किए गए कमेंट में से ही हम छांट करके टोटल 10 प्रश्न लिए हैं और टोटल 10 प्रश्न के माध्यम से ही हम आपका सभी डाउट क्लियर करने की प्रयास करेंगे। अब है कि प्रीलिम्स कब होगा। तो ये टेंटेटिव डेट दिया हुआ है। अब ये कैलेंडर जारी कब हुआ था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फरवरी 2026 में जारी हुआ कैलेंडर है। इसमें प्रीलिम्स का डेट कब है, तो 72वीं CCE कब है? 26 जुलाई 2026 को 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का डेट निर्धारित किया गया है। तो आपको पहला प्रश्न हमने देखा कि लास्ट डेट कब है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम कब होगा वो भी देखें। तो लास्ट डेट है 31 मई तक ऑनलाइन का, प्रीलिम्स होगा 26 जुलाई 2026 को। आइए अब हम देखते हैं कि वैकेंसीज कितने हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि 1100 प्लस वैकेंसीज है। तो टोटल कितने बहाली है, आइए हम उसको देखते हैं। ये 72वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन है संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी या वरीय उप समाहर्ता, जिसे हम SDM बोलते हैं शॉर्टकट में, ये लेवल 9 की पोस्ट है। इसमें टोटल 100 पोस्ट है। और ये जो नीचे दिया हुआ है, ये महिलाओं के लिए आरक्षित श्रेणी है 1/3 का, 14, 4, 6 कास्ट वाइज में, और ये जातीय के आधार पर आरक्षण है। DSP जो कि लेवल 9 का पोस्ट है, इसमें भी आपको टोटल 22 वैकेंसी है। राज्य कर सहायक आयुक्त वित्त विभाग में, इसमें ये भी लेवल 9 की पोस्ट है, इसमें भी 76 वैकेंसी है। अवर निर्वाचन पदाधिकारी इलेक्शन कमीशन, अवर निर्वाचन पदाधिकारी ये भी लेवल 9 की पोस्ट है, इसमें टोटल 7 पोस्ट है। अवर निबंधक संयुक्त निबंधक ये भी लेवल 9 का पोस्ट है, इसमें 3 पोस्ट दिया हुआ है। श्रम अधीक्षक का 10 पोस्ट है।
इस प्रकार से आप देख सकते हैं बिहार शिक्षा सेवा लेवल 9 का पोस्ट है, इसमें 9 पोस्ट दिया गया है। तो आप टोटल ये देख सकते हैं कि कुल कितने पोस्ट दिए हैं। चलिए अब हम इसके बाद देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा आयोजन के पूर्व यदि विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ भी सकती है। ये पहले आपको बता दिया है। अब हम देखेंगे कि योग्यता क्या है। हमने क्या देखा, लास्ट डेट क्या है, प्रीलिम्स कब होगा, कितनी सीटें हैं, वो सीट की सारा इन्फॉर्मेशन आप डिटेल में देख लेंगे। हमने 2 सीटों पर फोकस किया था, एसडीएम के 100 सीटें हैं और डीवाईएसपी की 22 सीटें हैं। शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो ये 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जैसे इसमें अपीयरिंग नहीं चलेगा, जैसे कि यूपीएससी में आप लास्ट सेमेस्टर में होते हैं तो अपीयरिंग वाले बच्चे भी फॉर्म भर देते हैं, लेकिन इसमें आपको नहीं चलता है। बीपीएससी में आपको प्रमाण पत्र चाहिए, माने आपके पास जब ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होगा तभी आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। तो अपीयरिंग वाला बच्चा इसका फॉर्म नहीं डाल सकता है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको या तो गृह विज्ञान या मनोविज्ञान या समाज विज्ञान या श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से कोई भी एक विषय होना चाहिए ग्रेजुएशन में। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए या तो वाणिज्य या अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी किसी भी विषय में होना चाहिए अति ग्रेजुएशन। और अनुमंडल संरक्षक पदाधिकारी के लिए मनोविज्ञान या विधि में से किसी एक विषय में मुख्य परीक्षा के लिए चयन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक के समतुल्य उत्तीर्णता संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा। विशेष शैक्षिक योग्यता एवं विशेष वैकल्पिक विषय वाले पद के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त पद के लिए उसकी दावेदारी रद्द कर दी जाएगी, मतलब दावेदारी नहीं मानी जाएगी। अब आगे देखते हैं कि आरक्षण मतलब में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर परीक्षा के किसी भी स्तर या चरण में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उसे फॉर्म भरते समय ही इसका दावा करना होगा। आरक्षण का लाभ राज्य के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर दे होगा। आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को होगा, बिहार के बाहर के लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जैसे कि आपने देखा था कि टीचर एग्ज़ाम में काफ़ी सारे यूपी के बच्चे जो आरक्षण से बिहार में बहाली हो गए थे, तो वो अब डोमिसाइल लग गया है। बिहार के बाहर के बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी का आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों की अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो क्या लगेगा? निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र लगेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए एक तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा, दूसरा अस्थायी निवास या मूल निवास जिसे डोमिसाइल भी कहते हैं वो आपको देना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर
रहित प्रमाण पत्र एवं अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो क्या क्या लगेगा इसमें? पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए एक नॉन क्रीमी लेयर, NCL जिसे बोलते हैं नॉन क्रीमी लेयर, और दूसरा निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। इससे पहले हमने क्या देखा था? तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और दूसरा 10th का सर्टिफिकेट। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। साथ ही साथ एक वैलिड मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये हो गया आपके डॉक्यूमेंट में लगेंगे। आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। चलिए, जो महत्वपूर्ण लाइनें हैं मैं उसे पढ़ दे रहा हूँ और महत्वपूर्ण लाइनों को ही देख रहे हैं। ये तो नाती पोता वाला आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरते समय किए गए दावा के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत सभी प्रमाण पत्र तथा मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, स्नातक या समतुल्य डिग्री औपबंधिक प्रमाण पत्र यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र अत्यंत देखिए डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा इसे हम फिर से एक बार देख रहे हैं। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यही तो मेन चीज़ है। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा उसे हम देख रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय निर्गत प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, मैट्रिक के सर्टिफिकेट, स्नातक या उसके समतुल्य के प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेंगे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी पोता पोती नाती नतनी का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अधिकतम उम्र की छूट संबंधी प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि को अपलोड करते हुए निर्गत संख्या एवं तिथि ऑनलाइन आवेदन में अंकित किए जाना आवश्यक है। साक्षात्कार के समय ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए प्रमाण पत्र को ही मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक का होना आवश्यक है। यही नहीं कि ऑनलाइन का लास्ट डेट है 31 मई और आप कोई प्रमाण पत्र जो जारी हुआ 31 मई के बाद वो भी आप इसमें डाल दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, क्लियर रूप से बता दिया है। अब डॉक्यूमेंट क्या लगेगा ये भी हम देख लिए। तो उम्र सीमा क्या है अब हम ये देखेंगे। 1/8/2026 को न्यूनतम उम्र 20 वर्ष, 21 वर्ष एवं 22 वर्ष, अधिकतम 37 वर्ष आरक्षित महिला पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए 40 वर्ष, वो अनारक्षित के लिए है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 वर्ष। तो न्यूनतम क्या है? 20 भी है, 21 भी है और 22 भी है। अधिकतम क्या है? तो अधिकतम 37 वर्ष है। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष है एवं SC ST के लिए यही 42 वर्ष है। आयोग द्वारा
मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवारों की जन्मतिथि ही मान्य होगी। ये ना कि आप कहेंगे कि आधार कार्ड के हिसाब से मेरा जन्मतिथि मान्य कर लिया जाए, तो ऐसा नहीं चलेगा। चलिए अब हम देखते हैं शारीरिक क्षमता क्या है। कह रहा है कि उम्मीदवार स्वास्थ्य, सुगठित शरीर वाला और सक्रिय हो तथा उसे किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे कर्तव्य का भली भांति पालन करने में बाधा हो। चिकित्सक बोर्ड द्वारा जांच के बाद यदि उम्मीदवार इन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वो नियुक्ति के लिए नहीं चुना जाएगा। बिहार पुलिस सेवा पद उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा संबंधी नियमावली अवशिष्ट क में प्रकाशित है। तो इस एग्ज़ाम के निकालने के बाद आपका बहाली हो ही जाएगा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो अपने कर्तव्य के भली भांति पालन करने के लिए। शुल्क कितने लगेंगे, अब हम देखते हैं कि शुल्क कितना लगेगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प संख्या 15,568 दिनांक 21 के अवलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को अलग अलग प्रत्येक परीक्षा में केवल 100 रुपये ही जमा किया जाना है। वैसे अभ्यर्थी जिसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन की पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड अंकित नहीं किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फीस के रूप में प्रत्येक परीक्षा में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क भुगतान करना होगा। आइए, तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि एग्ज़ाम का लास्ट डेट क्या है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम कब होगा, कितना सीट है, योग्यता क्या है, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, उम्र सीमा क्या है, शारीरिक क्षमता क्या है और शुल्क कितना लगेगा। अब हम देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा की संरचना कैसा है। तो प्रारंभिक परीक्षा एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा के अवधि 2 घंटे की होगी, कुल 150 अंक के होंगे और प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। पहले क्या होता था कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से अगर आपको जो आता है तो बनाए, नहीं आया तो नोट अटेम्प्ट के लिए नहीं बनाए। लेकिन अब कुल 5 ऑप्शन दिए जाएंगे और अगर आप नोट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो 5वां गोला आपको भरना होगा, ऑप्शन नंबर ई। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प होगा, ए बी सी डी ई प्रदान किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को एक सही उत्तर के लिए ए बी सी डी में से चयन करना होगा, उत्तर पत्रांक में अंकित करना होगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो वो विकल्प ई का चयन करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुनना है। यदि अभ्यर्थी 5 ए बी सी डी ई में से किसी का भी चयन नहीं करता है तो ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न पर नकारात्मक मतलब अंक दिए जाएंगे, वो भी कितने, 1/3 नकारात्मक अंक काटे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन किया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नकारात्मक अंक का प्रावधान है। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, इसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुना होगी। कोटिवार समान कटअप अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवार का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिकी घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास के प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इनमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता वाले प्रश्न होंगे। तो ये तो इतना शॉर्ट में दे दिया है सिलेबस को, लेकिन हम अपने ही इसी यूट्यूब चैनल पे सफ़र सिविल सर्विस इसी यूट्यूब चैनल पे काफ़ी डिटेल से सिलेबस एनालिसिस कर रहे हैं और सब्जेक्ट के किए भी हैं, तो आप वहाँ से
जा कर के डिटेल सिलेबस एनालिसिस वाले प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहाँ से सिलेबस को देख सकते हैं और अपना टॉपिक निर्धारित कर सकते हैं। चलिए ये मुख्य परीक्षा दिया है आपको। मुख्य परीक्षा में कि सामान्य हिंदी का पेपर होगा, ये 3 घंटे का 100 नंबर का, इसमें 30% लाना अनिवार्य होगा। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 जिसे जीएस पेपर 1 भी बोलते हैं 300 अंक का होगा, 3 घंटा का समय है। सामान्य पेपर सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र जिसे जीएस 2 भी के नाम से बोलते हैं 300 अंक का होगा, 3 घंटा का समय होगा। निबंध होगा 300 अंक का, जिसके लिए आपको 3 घंटा का समय मिलेगा। साथ ही साथ एक आपको ऑप्शनल विषय चुनने होंगे जो एमसीक्यू आधारित होगा और 2 घंटे का समय होगा। चलिए ये हमने देख लिया, ये 72वीं बीपीएससी के लिए। यहाँ कुछ टिप्पणी दिया गया है जिसे हम पढ़ लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा में सफल उम्मीदवार के मुख्य परीक्षा हेतु अलग से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाया जाएगा, जिसमें सफल उम्मीदवार द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क मुख्य परीक्षा विहित प्रक्रिया से जमा करना होगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सभी पदों के लिए अंकित अनिवार्य विषय वही होंगे जो 72वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनिवार्य विषय है। एकीकृत मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के विभिन्न पदों के लिए दिए गए वैकल्पिक विषय अलग होंगे, जिनमें से किसी एक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे, ये तो सामान्य सी जानकारी है। सभी भाषांतर विषयों के उत्तर हिंदी, देवनागरी या अंग्रेजी या उर्दू लिपि में किसी एक भाषा में उत्तर दिया जा सकता है। अन्य भाषा का में उत्तर देने की छूट उम्मीदवारों को नहीं दी जाएगी। प्रश्न पत्रों को उत्तर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहे तो केवल तकनीकी शब्द, वाक्यांश, उद्धृत अंश आदि है का चुनी गई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपांतरण दे सकता है, मतलब टेक्निकल भाषा का इंग्लिश रूपांतरण दे सकता है। आइए मुख्य परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधियाची की 2.5 गुना होगी। मतलब 1100 पोस्ट है तो आप इसका 2.5 गुना कर लीजिए। इतने उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कोटिवार समान कटअप प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवार का चयन व्यक्तित्व परीक्षण के लिए किया जाएगा। व्यक्तित्व परीक्षण मुख्य परीक्षा में सफलीभूत उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण 120 अंकों का होगा। व्यक्तित्व परीक्षण हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। सेवा या अधिमानता यानी सर्विस या पोस्ट चूज मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में अनिवार्य रूप से सेवा या पद का प्राथमिकता के अनुसार चयन करना सुनिश्चित करेंगे। जिस पद के लिए उम्मीदवार द्वारा अधिमानता अंकित नहीं किया जाएगा, उस पद के लिए बाद में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किसी प्रकार का दावा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आइए, जैसे कि आपने देख लिया कि ऑनलाइन शुरू हो चुका है 7 तारीख से और 31 मई तक चलने वाला है। और रह गया आपको ऑनलाइन करने की प्रक्रिया। तो ऑनलाइन करने की प्रक्रिया के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बहुत जल्द ही हम आपको ऑनलाइन कैसे किया जाए उसके बारे में भी हम आपको डिटेल जानकारी उपलब्ध कराएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।